करेंगे सेल, जिसे कि हम कोशिका कहते हैं। सो बेसिकली पहले हम सबसे पहले डेफिनेशन परिभाषा है सेल की, उसको देखना है। सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हमें देखना ये है कि इकाई मीन्स यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि सेल से मिलकर बॉडी बनती है, चाहे वो प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल हियर वी हैव द सेल, द नंबर ऑफ सेल्स हेल्ड टुगेदर, बहुत सारी सेल एक साथ मिल जाएंगी, क्या बनाएंगी, टिश्यू, देन ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी। इस तरीके से बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, जो संरचना है, वो सेल से मिलकर बनी हुई है। हम देखें कि हम एक एग्जांपल सेट करें कि बिल्डिंग की यूनिट ब्रिक होती है, ईंट जिसे हम कहते हैं। ईंट से मिलकर दीवार बनती है, दीवार से मिलकर कमरे बनते हैं, कमरे से मिलकर पूरी बिल्डिंग बन जाती है। द सेम वे हियर द बॉडी, वेदर इट्स ए प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी, वो सभी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है। अब हम दूसरा जो सेटअप है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं? हम देखते हैं कि बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है वही एक सेल में हो रहा है, सेल में हो रहा है वही एक बॉडी में हो रहा है। जैसे कि घर में हम चावल बनाते हैं, चावल बनाने में हमें देखना है कि चावल पक गए या नहीं पके हैं। तो उसके लिए हम चावल एक चावल में उठाते हैं और उसको प्रेस करते हैं। प्रेस करने पे यदि वो प्रेस हो जाता है तो चावल पक गए हैं, और नहीं होता है तो नहीं पके। द सेम वे हमें देखना है कि बॉडी में क्या फंक्शन हो रहे हैं, तो हमें सेल के थ्रू जानकारी मिल सकती है। सो फॉर दिस वी हैव टू पिक अप फ्रॉम हियर एंड देन वी विल गेट द टिश्यूज। टिश्यूज मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, और उस टिश्यूज से हम अलग अलग करके तब हम एक सिंगल सेल मिलेगी। उस सेल में जो फंक्शन हो रहा है वही बॉडी में हो रहा है, इसलिए हम इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक आपका उनका बेसिस जो है वो न्यूक्लियस है। सो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस we can divide the cell into two types, prokaryotic cell and another one is eukaryotic cell। हमें देखना है कि प्रोकैरियोटिक मीनिंग क्या होता है, यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स ट्रू, कैरी ऑन मीन्स न्यूक्लियस। ऐसी सेल जिसमें कि ट्रू न्यूक्लियस होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। अब क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल क्या है, उसके बाद में हम कंपेयर करेंगे इसको प्रोकैरियोटिक सेल से। तो यहाँ हम देख रहे हैं दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल where we can see the outer membrane of the cell is called cell wall। जो आउटर लेयर है उसे सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के नीचे जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। जब हम सेल के अंदर एंट्री करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर इस जो फ्लूइड भरा हुआ है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटो मीन्स सेल, प्लाज्म मीन्स फ्लूइड। या आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। फिर हम देखेंगे कि हम साइटोप्लाज्म के अंदर जो एंट्री करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं दिस इज वन ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल है जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट। सेल के सेंटर में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में
सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो तरह की है यहाँ पर, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये आपका आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, इसमें यहाँ पे ये स्पेस, ये इसको हम कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस है। अब जैसे ही हम न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेंगे तो इसमें भी प्लाज्म भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर और भी चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कि हम देखें यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर जो कि बाद में क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्रोमेटिन फाइबर से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं जब वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। देन वी हैव सम अदर स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियोलस। देन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ पोर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। हम अभी आपसे बात कर रहे थे ट्रू न्यूक्लियस के बारे में। तो जिस सेल में ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका न्यूक्लियस। तो जिस सेल में ये सभी स्ट्रक्चर होंगे, कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर पोर होंगे, ये अगर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं हम ट्रू न्यूक्लियस। और जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है उसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इस न्यूक्लियस के अलावा उसमें सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि हमने बताया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, और भी हैं, ये आप देख पा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गोल्गी बॉडी। यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, तो राइबोसोम के अटैच होने पर इनकी सरफेस जो है रफ हो जाती है, खुरदरी हो जाती है, इसलिए हम इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या इन शॉर्ट RER। R मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ होते हैं। दिस इज कॉल्ड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी सरफेस पर राइबोसोम का अटैचमेंट नहीं है, और राइबोसोम के अटैच न होने के कारण इनकी सरफेस जो है स्मूथ है। देन वी हैव सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स लाइक राइबोसोम, जो FES टाइप होते हैं, और यहाँ पर और भी वैक्यूल। सो ये बेसिकली यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल में भी ये प्लांट सेल है। तो यहाँ हम लिखेंगे फिगर स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, स्पेशली प्लांट सेल। अब यहाँ हम थोड़ा चर्चा करेंगे कि जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनका क्या फंक्शन है, क्या उनके काम हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सेल वाल। सेल वाल जो है वो रिजिड इन नेचर होती है, यानी इसका काम होता है प्रोटेक्शन करना, सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरा आप देख पा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो सेकेंड लेयर है ये सिलेक्ट करती है किसको सेल के अंदर आने देना है या नहीं आने देना है, इसलिए हम इसको सेल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जैसे ही हम अंदर घुस जाते हैं साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, ये सभी साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का प्रोडक्शन होता है, जिसे हम कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और क्योंकि ATP के प्रोडक्शन के कारण ही इसको हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग सिस्टम हैं उनमें एनर्जी
एटीपी की फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है, और एटीपी का प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो वो एटीपी क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है, इसलिए हम उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा एस्पेक्ट हम देख पा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हम कहते हैं किचन ऑफ द सेल, इसको हम किचन ऑफ द सेल। किचन क्यों कहा जाता है भाई? किचन का मीनिंग जैसा कि हम जानते हैं कि घर में खाना बनाते हैं, तो सेम वे क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के कारण जो प्लांट सेल है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसको किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तीसरा एस्पेक्ट आपका है गोल्गी बॉडी, जिसे हम कहते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। जोन ऑफ एक्सक्लूजन मतलब कि जहाँ पर गोल्गी बॉडी है वहाँ पे दूसरा सेल ऑर्गेनिज नहीं होगा, इसलिए हम इसको जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलते हैं। और इसके बाद में हमने देखा है कि RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इसलिए हो रही है क्योंकि इनकी सरफेस पे, जैसे कि मैंने बताया, इनकी सरफेस पर राइबोसोम अटैच होते हैं। बेसिकली राइबोसोम का फंक्शन है दीज आर नोन एज प्रोटीन और फैक्ट्री, और इसी को हम बोलते हैं इंजन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। इंजन, इसको हम इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इंजन ऑफ सेल। इंजन ऑफ सेल इसलिए कहते हैं कि राइबोसोम एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं कि जो कि बेसिकली इससे RNA, राइबोसोमल RNA, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं दो तरह के राइबोसोम हैं, एक तो फ्री राइबोसोम है और एक अटैच्ड है, जो कि अटैच किससे, ER से अटैच्ड है। तो यहाँ पर प्रोटीन दोनों जगह बनेगी, चाहे वो फ्री राइबोसोम के थ्रू हो या RER के थ्रू हो। बेसिक डिफरेंस जो प्रोटीन में है वो इसलिए है कि यहाँ जो प्रोटीन बनती है फ्री राइबोसोम्स के थ्रू वो सेल के अंदर काम आती है, जबकि जो प्रोटीन RER से या राइबोसोम जो कि ER से अटैच्ड है उनके थ्रू बनती है, वो प्रोटीन यहाँ पर ह्यूमन में आने के बाद में सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होती है। तो ऐसी प्रोटीन जो कि सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट करनी है वो RER के थ्रू बनानी है, और ऐसी प्रोटीन जो कि सेल के अंदर काम आनी है वो फ्री राइबोसोम्स के थ्रू बनती है। और राइबोसोम जो है ATS टाइप होते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि यूकेरियोटिक सेल में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं, 70S और 80S। 70S आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी इनका काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, किस चीज़ को अंदर आने देना है कि नहीं आने देना है, बेसिकली इससे सिलेक्टिव कन्वेयर मेम्ब्रेन। और दूसरा इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये क्रोमेटिन पड़े हुए हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स जिन्हें कहते हैं, जो कि बाद में क्रोमोसोम्स बनाते हैं। तो क्रोमेटिन फाइबर बेसिकली यहीं पे इनके अंदर होता है आपका DNA, और DNA से मानते हैं हम RNA। कोई भी RNA, चाहे वो mRNA हो, tRNA हो या rRNA हो, सभी RNA यही न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। देन ये RNA जो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में आते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं mRNA हो, चाहे rRNA हो, चाहे tRNA हो, सभी जो है न्यूक्लियर पोर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के साइटोप्लाज्म में आते हैं, जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि DNA से RNA जो बनना है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होगा। तो ये दिस इज अबाउट द सेल एंड इस फंक्शन।